रेजिस्टेंस सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं हम लोग। पहला केस है आपका ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये वो 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो चूंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1 ओम हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/2 ओम, है ना। तो दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई, this circuit will be equivalent to the circuit given as this A to B 1/2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जहां कहीं सर्किट में ये कॉम्बिनेशन लगा हो उसके जगह पे हाफ ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो काम चल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, अपना देखा था हमने कि दो रेजिस्टेंस थे सीरीज में जुड़े हुए थे। अब सीरीज और पैरेलल पहचाना तो हमको आ गया है ना, ये ए है, यस सर। ये बी है, और इसका आर इक्विवेलेंट निकालना था। तो हमको पता है कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट जो होता है R1 प्लस R2 होता है। ये 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। मतलब अगर ये सर्किट में कहीं दो रेजिस्टेंस लगे हैं ऐसे, तो इनकी जगह पे हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम का, 2 ओम का, है ना। इनकी जगह पे हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 2 ओम का। ठीक है, तीसरा केस इसी का एक्सटेंशन था। पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इस तरीके से दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है ना। तो अभी पीछे हमने देखा था कि जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस एडअप हो जाता है, जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस एडअप हो जाता है। ठीक है मनस्वी, जब सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा, जब पैरेलल में होंगे तो इस तरीके से उनका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, कैसे, सिंस 1 ओम and 1 ohm resistance are connected in series, so these two resistance can be replaced by R1 equivalent as 1 ohm plus 1 ohm, that is R1 equivalent as 2 ohm से रिप्लेस कर सकते हैं। So new diagram will be, या new circuit will be, new diagram will be like this. ये 2 ओम का 2 ओम ही रह जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये R1 इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इन दोनों के जगह पे हमने R1 इक्विवेलेंट लिख देना है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, इसकी वैल्यू भी 2 ओम है। अब देखो R1 इक्विवेलेंट और 2 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका फाइनल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा R1 इक्विवेलेंट इंटू 2 ओम अपॉन 2 ओम प्लस R1 इक्विवेलेंट, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 ओम, ये 4/4, ये बन जाएगा 1 ओम। तो दिस सर्किट इज completely will be replaced by this type of system A and B 1 ohm. So rather than having this system where you have 3 resistance, you can just have one resistance of 1 ohm in a circuit. ठीक है, ओके।
this given circuit of 1 ohm, 1 ohm and 2 ohm is just equivalent to 1 ohm resistance circuit. ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएं, आगे यस बढ़ाएं, सर। मन से भी नोट कर लिया? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इसी को 1 बाय 1 बढ़ा के चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये आपका 1 ओम का है, ये आपका 1 ओम का है, ये भी आपका 1 ओम का है, ये भी आपका 1 ओम का है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? ये आपका 1 ओम का है, ये आपका 1 ओम का है। नाम चाहो दे दो, इसको R1 लिख दो, इसको R2 लिख दो, इसको R3 लिख दो, इसको R4 लिख दो, है ना? अब देखो R1 एंड R2 किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। Since R1 and R2 are in series, so these two resistance can be replaced by R1 equivalent equal to R1 plus R2, that is 1 plus 1 equal to 2 ohm, है ना? Similarly R3 and R4 are also in series, so these two can also be replaced by R2 equivalent equal to R3 plus R4 equal to 1 ohm plus 1 ohm equal to 2 ohm. So new circuit will be equivalent to this. A, इसकी जगह पे R1 इक्विवेलेंट लिखना है आपको, और इसकी जगह पे आपको R2 इक्विवेलेंट लिखना है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये 2 ओम का है, ये R2 इक्विवेलेंट से रिप्लेस हो गया, ये भी 2 ओम का है। ठीक है, नाउ R1 equivalent and R2 equivalent are connected in parallel, combination. So these two can be replaced by R equivalent as R1 equivalent into R2 equivalent upon R1 equivalent plus R2 equivalent. ये बन जाएगा आपका 2 ओम इंटू 2 ओम अपॉन 2 ओम प्लस 2 ओम, ये बन जाएगा इक्वल टू 4 ओम अपॉन 4 ओम, 4 ओम स्क्वायर अपॉन 4 ओम, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1 ओम. Now resultant circuit will be so given circuit will be just represented like this: A and B. Here is R equivalent of resistance 1 ohm. Okay, so this given combination is just equivalent to 1 ohm resistance circuit. ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस लगाने के बजाय अगर आप 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं,
लिख लिया इतना? 1 मिनट सर। सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं? हाँ बेटा, बोर्ड में भी आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे, दोनों जगह पे आएंगे ये। सर कंपटीशन में तो जैसे सर हम रफ में ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में आएगा तो जो आपने लिखा है इसे पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। हाँ, नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सर्किट का स्टेप क्लियर होना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। सर वैसे कितने मार्क्स के आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन जब भी आएगा 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में से किसी में आ सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ठीक है। मेन चीज क्या है, आपको स्टेप को समझना कैसे कर रहे हैं, मैं इसलिए बार बार इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल के भी आगे बढ़ जाता है, इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये चीज, ये प्रोसेस आपके माइंड में जाए। यस सर। तो सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, एक बार सिंप्लीफाई करना सीख जाएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मुझे अभी करना होता तो मैं क्या करता, मैं इसको देखता यहाँ पे, इसी का इक्विवेलेंट ये सर्किट बनाता, खाली मैं कुछ नहीं लिखता यहाँ पे, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता और इसका इक्विवेलेंट लिख करके इसी के आगे ये वाली सर्किट बना देता मैं, ऐसे ऐसे 1 ओम, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लेता, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ये निकालना पड़ेगा एज ए इंटरमीडिएट वैल्यू। कभी कभी रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ये एज ए इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। ये निकालने के बाद में ही आप सिस्टम में करंट या वोल्टेज जैसा दिया होगा वो निकाल पाओगे, ठीक है। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे, और मान लेते हैं कि आपको सर्किट ऐसे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो सिस्टमैटिक चल रहा हूं मैं, ये पहले हमने पैरेलल कर लिया, फिर हमने सीरीज कर लिया, फिर हमने सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सीरीज सीरीज पैरेलल को हमने पैरेलल में बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद में एक नया कॉम्बिनेशन, इसी को एक्सटेंड करेंगे, बीच वाले हिस्से को रखते हुए साथ में, बीच वाले हिस्से को साथ में रखते हुए एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आपको इसको रिड्यूस करना है सिंगल रेजिस्टेंस में। किसमें रिड्यूस करना है, सिंगल रेजिस्टेंस में इसको रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। कैसे रिड्यूस करेंगे, सर एक बार ट्राई करने दो। हाँ करो। मान लेते हैं ये आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है और ए भी आर है। आर पे ना समझ में आया तो सबको 1 ओम का मान करके कर लो, ठीक है। और अच्छा लिख के करना है तो R1 R2 R3 R4 करके कर लो, बताओ कितना आएगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे का किया था ना, ये इसी तरीके से इसको करके आपको दोबारा से करना है, ठीक है। करो, बताओ कितना आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करना था, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने देखा हुआ था ना, ये इसका आया 3/2। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो ये क्या है, दोनों 2 यूनिट लगी हुई है पिछले वाले क्वेश्चन का, है ना। ये पिछले वाले क्वेश्चन का एक यस यूनिट हो सर। गया, ये इसका दूसरी यूनिट हो गई। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना तो ऐसे लिख सकते थे हम, ए यहाँ पे 3R बन जाता है ना, 3R, और जस्ट यहाँ पे 3R हो गया आपका 3R। अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, R इक्विवेलेंट कितना हो जाता, 3 × 3/3 + 3। मैं सही कर रहा हूँ लवन्य? सर यस सर। मैं सही कर रहा हूँ ना? यस सर। नहीं नहीं सर।
ये 9/6 हो जाएगा, है ना। ये कितना बन जाएगा 3/2 आर है तो आर लगा दो, आर कर दो, ऊपर r² हो जाएगा, नीचे r बाहर आ जाएगा, ठीक है। 9/6 r 3/2 r हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े, मजा आ रहा करने यस में? सर। बढ़िया। चलिए इसी यस क्वेश्चन सर। थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में हम तरीका सीखेंगे कैसे चीजों को करना है, कुछ और डिफिकल्ट सर्किट को कैसे करेंगे उसके तरीके को सीखना पड़ेगा। ये इसी कॉम्बिनेशन का लास्ट सिस्टम है, इसी कॉम्बिनेशन का है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सबका 1R है। कितना है? R रेजिस्टेंस है। बताओ इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी? कुछ है नहीं, बस खाली करते चले जाना है, सिंपलीफाई, है ना। बताओ यस सर। वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक को ब्रेक करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो ध्यान से, इस वाले ब्लॉक का मीनिंग क्या हुआ? इस वाले ब्लॉक का मीनिंग निकला कि ये 2R का 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये 2R बन गया पूरा। कितना बन गया? 2R बन गया। आगे क्या जुड़ा है इससे? एक R जुड़ा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस करना है, तो ये 2R प्लस 2R बन जाएगा, है ना। ये भी सीरीज में था तो 2R प्लस 2R बन गया, और ये यहाँ पे R बना हुआ है, B पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, R1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? पैरेलल में है, यस सर। ये कितना हो जाएगा? ऊपर 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा नीचे, है ना। कितना हो जाएगा? 3/2। तो R1 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/3 ओम हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये दोनों पैरेलल में है, ये यस दो सर। करके कितना हो जाएगा इनका इक्विवेलेंस? ये 1 ओम हो जाएगा इनका इक्विवेलेंस, ठीक है। ये आपका R है, R ही रहेगा। तो मैं इसको एक लाइन में बना दूं, एक फिगर में बना दूं। यस सर। एक लाइन में बना दूं, तो देखो ये सिंपलीफाई होके क्या बन जाएगा? ये सिंपलीफाई होके नया फिगर बन जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू हो जाएगा ए ही रह जाएगा, ये 1R हो गया। R ये बन गया आपका, कितना बन गया? 2/3R, है ना। ये R हो गया, ये भी R हो गया, और ये भी R रह गया। अब इसको जोड़ लेना सीरीज में पूरा है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 2/3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 1 4 हो जाएगा डायरेक्टली, ये इतना R, और ये 4 प्लस 2/3, तो 12 प्लस 2 14/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14/3 आपका आंसर हो जाएगा। सही कर लो।
अभी तक हमने जो किए हैं पूरे सिस्टम, इनको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। ये जो आपका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का मेथड था, इस पूरे में जो भी हमने किया इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ सक्सेसिव, या मेथड आप लिखो डायरेक्ट खाली, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। ये सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड है एमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। खास तौर पे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा और क्रिटिकल होगा तो उसके लिए फिर अलग अलग मेथड चूज करना पड़ेगा। बट नॉर्मल सर्किट आपको दी हुई है तो वहाँ पे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होता है द रेजिस्टेंस अवेलेबल इन सीरीज एंड देन रेजिस्टेंस अवेलेबल इन पैरेलल, ठीक है। तो छोटे छोटे एक एक दो दो को तीन तीन को करके सॉल्व करते रहते हैं। 3 को सॉल्व किया तो 3 का 1 बन गया, फिर उसको जोड़ करके किसी और के साथ सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस कर ले जाएंगे हम, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के कुछ मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसका पहला मेथड था मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, ठीक है। इसका दूसरा मेथड होगा मेथड ऑफ पोटेंशियल पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक के तरीके पे भी इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेप्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी, जो अगली पॉइंट है ये कहीं बाहर से नहीं आई हुई है। ये जो आपने पोटेंशियल पैरेलल वाले में भी किया था, जो पैरेलल वाले में आपने किया था, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आया हुआ है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, वो मैं लिख दे रहा हूं। मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, आपको ढूंढना है कौन कौन सी पॉइंट है जिनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो गया, रेजिस्टेंस काम खत्म हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है। देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखना ये मेथड सक्सेसिव रिडक्शन के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मेथड आपको सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है, और उसको इजी बना देगा, फिर सक्सेसिव रिडक्शन करके उसे सॉल्व कर लेंगे आप। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन identifying this method is based on identifying the points of same potential, identifying the points of same potential and joining them, ठीक है। The basic rule to identify the points of same potential is the symmetry of the network, ठीक है।
Number 1, in a given network, there may be sorry, there may be two axes of symmetry. Number 1 are a parallel axis of symmetry, that is along the direction of current. Direction of current flow. And B, perpendicular axis of symmetry, that is perpendicular to the direction of flow of current. ओके, इन दोनों एक्सिस को समझाते हैं वन बाय वन, फिर आगे बढ़ेंगे। ये 1 पॉइंट का पार्ट है। एक सर्किट बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, फिर आपको उसको समझाते हैं। ठीक है, सपोज डायग्राम नेक्स्ट पेज बनाएंगे। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लिया? यस सर। यस सर। इस डायग्राम को बना के एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझते हैं थोड़ा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 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 है,
ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है बेटा। ये रेजिस्टेंस यस सर। 1 आर ओम का ऐसा, पूरा नेटवर्क बन गया है ये, है ना। ये पॉइंट ए हो गया है, मान लो दिस इज पॉइंट ए डैश, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी डैश, है ना। तो इसमें ध्यान से अगर देखें हम, तो ए से बी को जो लाइन मिलाएगी, देखो इसके इस तरफ जितना नेटवर्क है जिस तरीके का है उसी तरीके से इसके ऊपर उसके नीचे भी है ना। ठीक है, बात समझा गई ना। यस सर। ए तक जो एक्सिस आपकी पास कर रही है ये आपके करंट के पैरेलल हो जाएगी, ओके। क्योंकि करंट इसमें फ्लो करेगी तो ऐसे ही करंट फ्लो करेगी ना इसमें, अगर बैटरी से जोड़ दोगे इसको तो हियर ए डैश विल बी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर ध्यान से देखें यहीं पे हम, तो बी के इस तरफ जो सिस्टम है वही सिस्टम बी के इस तरफ भी है। बी डैश क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, बस समझ में आ गई कैसे सिमेट्री निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर एक बार फिर से बता दो। देखो यहाँ पे ए एक्सिस को देखो, तो ए के इस तरफ जिस तरीके का अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का, ए के नीचे भी उसी तरीके का अरेंजमेंट है ना। देखो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, आगे बढ़े यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, आगे बढ़े यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, आगे बढ़े यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। तो आप देख सकते हैं जितना आर ऊपर है उतनी ही आर नीचे है ना। अगर इस एक्सिस के ऊपर के अरेंजमेंट की बात करें तो देखो ये अरेंजमेंट आपका ये दिख रहा है आपको ऐसे, है ना। ये ए के ऊपर का अरेंजमेंट हो गया है, दिख रहा है ना। इसी तरीके से आप नीचे को देखोगे तो नीचे भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लाइन दिखेगी ये देखो बिल्कुल इसका मिरर इमेज है कि नहीं इसके नीचे, है ना। यस सर। ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ पे इस पॉइंट को देखो तो ए क्या हो गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि जिससे उसके पार्ट सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है,
बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। मनस्वी? यस सर, आ गई, थैंक यू। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप बी वाले हिस्से को देखोगे तो बी वाले में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा। देखो ध्यान से, यहाँ से देखो तो इधर वाला ये हिस्सा जैसे दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही हिस्सा आपको ये वाला दिख रहा है ना? अब चूंकि जो ये लाइन है ए ये करंट की डायरेक्शन में है, जिधर करंट फ्लो करती है, तो इसको पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या है इम्पोर्टेंट? जो है वो सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका यूज क्या करना है आगे हमको। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करने के बाद में? पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो पॉइंट लाइंग ऑन दी परपेंडिकुलर मतलब बीबी डैश ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री may have same potential, may have same potential. Okay, for example, in the given network, आप देखो ध्यान से, ये बी हो गया, ये हो गया, और ये पॉइंट मैं अगर नाम दे दूं बी बी डैश, अगर इसको मैं पॉइंट ओ दे दूं, तो इसमें देखो आप बी ओ एंड बी डैश, इन तीनों का सेम पोटेंशियल होगा। क्या होगा? सेम पोटेंशियल। क्या होगा? इनका तीनों का सेम पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हैं। दूसरी चीज क्या है? सेम पोटेंशियल में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको उसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि सेम पोटेंशियल उनका होगा कि नहीं होगा। तो वो डिसाइड होगा क्या उनमें जो करंट जा रही है वो सेम जा रही है उस पॉइंट पे कि नहीं जा रही है सेम। ठीक है, तो ध्यान दो, मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे करंट I1 जा रही है, यहाँ पे भी करंट I1 जाएगी, ये करंट यहाँ पे आएगी, दो पार्ट में बिक जाएगी, बट जाएगी I2 में, तो इस बीच से I2 जा रही है। देखो इस O से भी I2 निकल रही है, यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको I2 ही मिलेगी। ठीक है, ओके, चलिए, तो बी ओ बी डैश क्या है? सेम पोटेंशियल है इनका, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस पे पड़ रहे हैं। ठीक है, may have same potential in the given network, लिख लो, in the given network point B O B dash B O and B dash B O and B dash are at the same potential. Third point, point lying on the
on the parallel axis of symmetry and overlapping and the overlapping nodes have point lying on the parallel axis of symmetry, then the overlapping nodes have same potential इसको जरा समझते हैं पीछे चल करके फिगर में एक बार इसको नोट कर लो, फिर पीछे समझते हैं एक बार, फिर लिखते हैं इसको। देख लिया? चलिए जरा इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 मिनट सर दिखाना वो। इसके नंबरिंग कर लेते हैं तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। सपोज दिस इज 1, फर्स्ट पॉइंट 1, बी को पॉइंट नंबर 2 कह दिया हमने, इसको हमने पॉइंट नंबर 3 कह दिया और इसको हमने पॉइंट नंबर 4 कह दिया। ये बन जाएगा पॉइंट नंबर 5, ये बन जाएगा पॉइंट नंबर 6, ये बन जाएगा पॉइंट नंबर 7, ये बन जाएगा पॉइंट नंबर 8। देखो साइक्लिक ऑर्डर में लिया गया सब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 4। ओके, अब इसमें कौन कौन से ओवरलैपिंग नोड हैं उनको देखना है हमको, जो कि पॉइंट लाइंग ऑन ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखो ध्यान से, इसमें ओवरलैपिंग नोड यहाँ पे 5 and 6 है। ये देखो नोड बना रहे हैं ना, ये ऐसे देखो, ये 5 and 6 हो गया, ये 7 and 8 हो गया और इसको देखो 2 0 4 हो गया। ये 3 ओवरलैपिंग नोड्स बन रहे हैं ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो इसमें जो पॉइंट्स बने आपके 5, 6, 2 0 4 एंड 7 and 8, ये 3 पेयर्स आपके पॉइंट के बने जो कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आ रहे हैं और इनका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, these points will have same potential। तो इसके लिए पीपी टेस्ट करने के बजाय जब नंबरिंग कर दिया तो इसका भी नंबर लिख दो 2 0 4, है ना? ओके, ठीक है। अब इसको क्या करें, पैरेलल एक्सिस वाले को पैरेलल एक्सिस के ऊपर लिख दें। इसका ये एप्लीकेशन हो गया। कौन कौन से पॉइंट 5, 6, 2, 0, 4, 7, 8, same potential। why? Since they fall on या they are making nodes with respect to parallel axis। ठीक है, सेम पोटेंशियल। और परपेंडिकुलर वाले का पॉइंट इसके सामने लिख दो जो कि आपको परपेंडिकुलर से मिला था
ध्यान रखना परपेंडिकुलर वाले में लिखा हुआ था 2 0 एंड 4 सेम पोटेंशियल। तो इसमें दोनों एक्सिस मिल गई थी, लकी थे, अच्छा था। किसी में आपको परपेंडिकुलर एक्सिस मिलेगी खाली, किसी में आपको सिर्फ पैरेलल एक्सिस मिल जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन जो भी मिलेगा उसको आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिला हुआ है तो क्या करेंगे, इसका मीनिंग हो गया कि इस नेटवर्क को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे स्प्लिट, दो पार्ट में इसको। करें, निकालें, देखो यस सर। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना। ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा पूरा, इसके ऊपर वाला, कहीं नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट का अलग से निकाल लेना, नीचे वाले पार्ट का अलग से निकाल लेना है। तो ध्यान दो, ये आर आर सीरीज में 2R हो जाएगा, ये आर आर सीरीज में 2R हो जाएगा। ये बिल्कुल वही नेटवर्क हो गया जो कि हमने सबसे पहले यहाँ पढ़ा था, कॉम्बिनेशन शुरू किया था हमने, जब ये पढ़ा था हमने, याद है? ठीक है, 3R यानी जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3R। इसी तरीके सेकेंड हाफ को देखो, ये भी तो उसी तरीके से है, इसकी वैल्यू भी 3R मिल जाएगी आपको, है ना। ये पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया, और इसका इक्विवेलेंट चूंकि पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा, है ना, बी। तो टोटल बन जाएगा 3R/2 इसका। इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट वैल्यू 3R/2 हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूटिलाइज करने का फायदा क्या हुआ। अब चाहे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको तोड़ देते, चाहे इसके रिस्पेक्ट में तोड़ोगे, आंसर यही आने वाला है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसी का एक टफ कंडीशन बनता अगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा होता तो। क्या यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा होता तो रेजिस्टेंस लगा होता। भी इस केस को आगे देखेंगे हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज दोबारा से पढ़ेंगे जब। ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेता है, इसमें कोई करंट नहीं जाती, तो इस पे आपके वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये वैल्यू यही रह जाती। रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता या रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता, कितना भी रेजिस्टेंस लगा होता कोई फर्क नहीं पड़ता, या रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे लगा होता, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है और इनसे जुड़ा हुआ, इन दोनों को जोड़ने वाला कोई भी वायर होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये जो हमने रूल पढ़ा ये रूल हेल्प करेगा। अच्छे से इसको समझ लिया तो जान लो कि फिर कितना भी डिफिकल्ट सर्किट आपको मिल जाए आप उसको बना सकते हो। अगर इस रूल को अप्लाई नहीं करोगे तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ड्यू टू ये क्रॉस कनेक्शन जो है, इस क्रॉस कनेक्शन की वजह से इसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से लेकर के अब इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, कैसे लेकर के इसको आगे बढ़ें। ठीक है, ध्यान रखना उस डिफिकल्टी को अपने लाइफ में नहीं लाने देना है। ठीक है, ऐसे जिंदगी में बहुत सारी डिफिकल्टी है अपने। ठीक है, बिना डिफिकल्टी को लाइफ में लाए हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कौन कौन से पॉइंट मिले? 5 6 2 0 4 एंड 7 8, है ना, have same potential। ठीक है, चलिए
रूल समझ में आ गया तो कुछ और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। Yes, sir. साची बेटा समझ में आ रहा कुछ आपको? अच्छा, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पे देखेंगे जो कि बैलेंस ना हो। क्या हो? बैलेंस ना हो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, some standard results. For equivalent resistance. Number one, equivalent resistance between points A and B in an unbalanced, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, unbalanced व्हीटस्टोन ब्रिज। shown in the diagram। व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कहीं पे इस तरीके से, इस तरीके का कोई सिस्टम हो आपके पास में, ये R1 हो, ये R2 हो, ये R3 हो, ये R4 हो, ये R5 हो, और अगर R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो, देन ये पॉइंट जो होते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं। देन नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, then no current flow, no current will flow, no current will flow through R5। R5 से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है बेटा। इन दैट केस दिस ब्रिज विल बी कॉल्ड एज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। ओके, अभी हम जो लिखाने जा रहे हैं वो अनबैलेंस्ड के लिए है, मतलब R1 बाई R2 डज नॉट इक्वल टू R3 बाई R4 होगा, तब के सिचुएशन के लिए रिजल्ट लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। इसको अलग से नोट कर लो, फिर इसको हटा के फिर इसको लिखेंगे रिजल्ट यहाँ पे हम।
बिल्कुल ऐसे ही जैसा ये दिखता था, बस डिफरेंस इतनी होगी कि ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब जो रेशियो है रेजिस्टेंस का वो बैलेंस नहीं होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट रेजिस्टेंस दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस एंड दिस इज जी। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर ए बी के बीच में, वो हो जाता है आपका, बहुत सिस्टमेटिक है, P इंटू क्यू प्लस आर प्लस एस हो जाएगा, प्लस आर इंटू एस, P इंटू क्यू आर प्लस एस, प्लस आर इंटू एस P प्लस क्यू, प्लस G इंटू P प्लस क्यू एंड R प्लस एस। बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, और ये आपका कम से कम 5 मिनट का टाइम बचाएगा एग्जाम में अगर आ गया तो। इंटू जी, ब्रैकेट में P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस, ब्रैकेट बंद, P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस। देखो बहुत सिस्टमेटिक है, पी क्यू आर प्लस एस, आर एस पी प्लस क्यू, एंड देन जी में पी प्लस क्यू आर प्लस एस का मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ना है। नीचे जी में पी प्लस क्यू प्लस आर और प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये रिजल्ट याद हो जाएगा। ये ध्यान रखो, ये कब, जब ये आपका वेट ब्रिज बैलेंस नहीं है, मतलब when P by Q does not equal to R by S है, then this result is valid। अगर P by Q इक्वल टू R by S हो जाएगा तो इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, वो तो सिंपल हो जाएगा, निकल जाएगा फिर, ठीक है। Yes, sir. ओके इसको हटा दे। Yes, sir. अब एक रिजल्ट मैं दूंगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा आप। अगर इस तरीके का सिमेट्रिकल वैल्यू आपको दिया हो, P यहाँ Q यहाँ Q यहाँ P यहाँ, देखो यहाँ P Q R S था, अलग अलग था, तो इतना करना था। अगर इस तरीके से सिमेट्रिकल वैल्यू आपको दिया हो तो R A B आपका बहुत सिंपलीफाइड हो जाता है, ये हो जाता है 2PQ, कितना हो जाता है 2PQ प्लस G इंटू P प्लस क्यू अपान 2G प्लस P प्लस क्यू, 2G प्लस P प्लस क्यू, ठीक है। 2G प्लस P प्लस क्यू, PQ प्लस G इंटू P प्लस क्यू अपॉन 2G प्लस P प्लस क्यू, ठीक है। ओके हो गया, नोट कर लिया। ये डायग्राम, ये रिजल्ट आपको बार बार प्रैक्टिस करके, अभी कोशिश करनी है स्टार्टिंग में तो इसको याद कर लेना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप चीजें याद आती आएंगी, ठीक है। लेकिन एक बार तो इनको याद कर लेना चाहिए, अगर इनको एग्जाम में आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. देखो
सर वो जो सेकंड केस था वो किसके लिए था? फर्स्ट वाला तो अनबैलेंस था, सेकंड ये केस भी अनबैलेंस्ड ही है, ये भी अनबैलेंस्ड, ये भी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा कब कौन सा यूज करना है? ये यहाँ पे देखो, ये P है, यहाँ भी P है, ठीक है। ये ओके Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ पे देखो, यहाँ PQRS है, यहाँ पे चारों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, बस खाली इनका प्लेस चेंज हो गया है, यहाँ P था Q यस था, यहाँ QP हो गया है, ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ये वाला रिजल्ट आपका इसी से ड्राइव होके आ जाएगा, RS की जगह पे QP रख दोगे, हो जाएगा, ठीक है। बट बेटर है अगर आपको ये रिजल्ट दोनों याद हो, अगर ये मिलता है तो इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, रिजल्ट नंबर 2 है, फॉर ए क्यूब, देखो एक क्यूब in a cube, if each side have each side have each side have resistance R, then equivalent resistance in different situation, कितना होगा? Suppose this is cube, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। नंबर 1, बिटवीन E एंड C, बिटवीन E एंड C अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा? दैट इज across the diagonal, across the diagonal of the cube, ये आर ई सी इक्वल टू हो जाएगा 5/6R, ठीक है। अगर हर आर्म का मतलब 1R रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे सब में रेजिस्टेंस लगा हो इस तरीके से, ठीक है, ओके। सेकेंड, बिटवीन ए एंड बी, between A and B, that is across one side, cross one side of the cube, that is across one side of the cube, RAB, ये 7/12R होगा। नंबर 3, between
A and C, that is across the diagonal of one face of the cube RAC, ये होगा आपका 3/4R। अब क्वेश्चन उठेगा कि इस चीज को हम याद कैसे रखें, सिस्टमेटाइज कैसे करें इसको। देखो डायगोनल में क्यूब में 3 तरीके की समस्या है, अलोंग द साइड, अलोंग द बॉडी डायगोनल एंड अलोंग द फेस डायगोनल। ठीक है, अलोंग द बॉडी डायगोनल, अलोंग द फेस डायगोनल एंड अलोंग द आर्म या वन साइड। ठीक है, तो इनको अगर सिस्टमैटिक तरीके से लिखो, BD बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है, वन साइड या अक्रॉस द आर्म, बॉडी डायगोनल अक्रॉस द आर्म। ठीक है, बॉडी डायगोनल across the arm and face diagonal, body diagonal across the arm या one side and face diagonal, body diagonal, face diagonal and across the arm या one side। ओ यस, तो इसके वैल्यू को ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है, ये आपको 5/6R दिया हुआ है, ये आपको 3/4R दिया हुआ है, ये आपको 7/12R दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस रिजल्ट को एक बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, एक लास्ट रिजल्ट है जो भी आज आपको नोट करना है, एक लास्ट रिजल्ट और है जो भी आज नोट करना है, उसके बाद से क्वेश्चन बनाएंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नोट कर दो, इतना नोट कर लिया? यस सर। ओके, ये सब स्पेशल केसेस हैं, मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली कंपटीशन के लिए है। सीबीएसई में बहुत टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा कोई, तो शायद इसमें से जो आप सेकंड केस पढ़े हैं पहले वाले में, उस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, वो टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है खाली यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव कंपटीशन के लिए है सारी चीजें। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, the equivalent resistance of infinite network series, infinite network of resistance। नंबर 1, अगर ये इस तरीके का नेटवर्क दिया हुआ है तो पॉइंट ए है R1। अब आगे से ध्यान देना है, सिस्टमैटिक चलेगा पूरा। ये पॉइंट बी हो गया और ये हो गया है R2 और ये हो गया है आपका R3। अब आगे क्या है, सिस्टमैटिक चलेगा पूरा। ये इसमें R1 जुड़ता जाएगा, इसमें R2 ही बनता जाएगा, अंदर वाले में R3 ही जुड़ता जाएगा, फिर से इसमें R1 जुड़ जाएगा, फिर से इसमें R2 जुड़ जाएगा, फिर से इसमें R3 जुड़ जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये।
एंड सो ऑन, R1, R3, R2। तो ऐसे सिस्टम का कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये ऐसे सिस्टम का ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/2 R1 प्लस R2 प्लस 1/2 ब्रैकेट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4R3 R1 प्लस R2 की जो भी वैल्यू आएगी इसका टोटल का अंडर रूट लेना होगा आपको। ठीक है, इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनती है, वो ऐसे बनती है। ये पॉइंट ए है, ये R1 बन गया, यहाँ पे R2 बन गया, R1 बन गया, R2 बन गया, R1 बन गया, R2 बन गया, और नीचे ये खाली एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जुड़ जाती, कुछ नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है ये R1, R2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस केस में RAB जो बनता है वो बनता है आपका 1/2 R1 हाफ R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 R2/R1। ठीक है, ये इसी के सिमिलर सिस्टम है। देखो यहाँ से R1 R2 एक तरीके से निकाल लिया जाए सिस्टम से, तो ये इसी टाइप का सिस्टम बन जाएगा, इसी से ड्राइव सिस्टम है ये। तो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके की इनफाइनाइट सीरीज है, दो तरीके की आपको मिलने वाली है यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।